जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट जरा बताइएगा प्लीज, चैट बॉक्स में आपको स्क्रीन आवाज वगैरह सब क्लियर है? नहीं नहीं, उनको बोलिए, आप लोग को तो क्लियर है। जी ऑनलाइन बच्चे जरा प्लीज चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आपको स्क्रीन आवाज वीडियो वगैरह सब क्लियर है? ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा ये हैंडआउट्स कहाँ तक पहुंचे? आपको नहीं मिले? अभी आ जाते। जी अभी आ जाते, एक्सक्यूज मी। अच्छा जी एक्सक्यूज मी, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है ना, हेलो हेलो, यहाँ से बात करें। सबसे पहले ना हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस से, ठीक है? पेपर में क्या चीज़ है, सिलेबस में क्या कंटेंट्स हैं, पेपर पैटर्न, और फिर उसके बाद जो है ना हम स्टार्ट कर देंगे हमारा पहला चैप्टर। देखिए सबसे पहला पॉइंट, आपके पास ये जो पेपर है, पेपर्स कैसे हुए? अच्छे हुए? अच्छे क्या होते? मतलब हो गए ना? नहीं, पेपर अच्छा हो गया? हो गया? हो गया ना? अच्छा नहीं हुआ? अच्छा हुआ? रिजल्ट बताएगा ना ये। चलो अल्लाह करे अच्छे हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए। चले जी, अब स्टार्ट कर देते हैं। बस ये इंट्रोडक्शन वगैरह क्या जल्दी जल्दी आ जाए। वैसे ही थोड़ा सा लेट हो चुका है। देखें आपके पास पेपर है पीएम। बेटा आपके पास है पेपर पीएम एंड दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब इस पेपर में सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस। सिलेबस के क्या कंटेंट्स हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आप ऑलमोस्ट 30 से 35% आपने ये चीज पहले भी पढ़ी है F2 के अंदर, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आता है और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे हमारे पहले उसके ना चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले आई एम नाउ गोइंग टू राइट अबाउट द सिलेबस। देखें, जो आपका पेपर पीएम है, पेपर पीएम, उसके जो सिलेबस एरियाज हैं, 1 2 3 4 5 एरियाज हैं। कितने एरियाज है भाई? देर आर 5 एरियाज। ठीक है, रजिस्टर खोल लें, बस लिखना शुरू करें साथ साथ। देखिए सबसे पहला पॉइंट, आपके पास सिलेबस एरिया नंबर 1 और सिलेबस एरिया नंबर 2, सिलेबस एरिया नंबर 3, 4 और सिलेबस एरिया नंबर 5। एक्सक्यूज मी, हेलो। अच्छा देखिए, इन इन 5 एरियाज में मैं आपके पास सबसे पहले पांचों के पांचों एरियाज डिस्कस करूंगा। उसके बाद पेपर पैटर्न एंड देन विल स्टार्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक। सही है? पहले इनके नाम लिख लें। पहला जो आपके पास एरिया है दैट इज आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा एरिया है बेटा आपके पास कॉस्टिंग टेक्निक्स। तीसरा एरिया है आपके पास डिसीजन मेकिंग। चौथा एरिया है आपके पास बजट कंट्रोल एंड वेरिएंसेस। और पांचवा एरिया जो है वो है आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अच्छा अब जरा पॉइंट समझिएगा स्क्रीन। छठा एरिया भी होता है, वो कोई एग्जामिनेबल कंटेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिख भी नहीं रहा। वो बेसिकली क्या है कि एसीसी की जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जो एग्जाम दिन जो है वो यूज कैसे करते हैं, वो आपको सिलेबस में डाला हुआ होता है। सही है? एनीवेज, मतलब ये आपका ना सिलेबस है। अब मैं आपको इन एरियाज को डिस्कस करता हूं। 1 मिनट के लिए जरा रुक जाए प्लीज, जस्ट प्लीज स्टॉप, इधर ही छोड़ दें इसको। अगर मैं आपको वैसे बताऊं ना, देखें, जब कभी भी आप कोई भी पेपर पढ़ें, कोई भी पेपर एसीसी का, आई डोंट नो कि आपके कितने किस किस बच्चे के कितने पेपर्स बाकी है, कौन सा पेपर दिया, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कोई भी पेपर पढ़ें, उससे पहले उस पेपर का आपको क्या पता होना चाहिए? उस पेपर का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आप आखिर ये पेपर क्यों पढ़ें, और कंपनी में जब आप जाएंगे तो आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होगा। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इंस्टीट्यूट, मेरा रोल पढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ गार्ड्स हैं, वहाँ पीएन्स हैं, सबके अलग अलग रोल्स हैं, सबसे अलग अलग काम है। तो इस पेपर को पढ़ के आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम बच्चों ने F7 और F6 तो पढ़ा हुआ ही होगा। अब देखो, मैं हमेशा से मैं फर्स्ट क्लास आई यूज्ड टू गिव दिस लेक्चर कि जो आप पेपर F7 और F6 पढ़ते हो, वो आपके पास पेपर है ये लेफ्ट मैंने क्या लिखा हुआ है? रूल बेस्ड। क्यों रूल बेस्ड? यार आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स है, हाँ या ना?
IAS तूने वही कहना, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। आपके पास F6 के टैक्सेशन के अलग रूल्स हैं, इतना इनकम होगी तो इतना टैक्स है, इतनी इनकम तो इतना टैक्स है, यस और नो। तो स्टूडेंट को नॉर्मली, मैं पढ़ाई के हवाले से बात कर रहा हूँ, सिंपल और क्लियर कट लैंग्वेज में, ये पेपर्स ना स्टूडेंट को नॉर्मली लगते हैं थोड़े से इजी। क्यों? रूल्स याद किए हैं, वही रूल्स आपने सवाल में ढूंढने हैं, वही आपने कैलकुलेशंस निकालनी है, एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके कंट्रास्ट में अगर मैं पेपर F5 के बारे में बात करूं, सिर्फ F5 के हवाले से, तो यार ये रूल बेस्ड भी है और ये सर्कमस्टेंसेस सिनेरियो बेस्ड भी है। इसमें क्या है, इसमें ना आपके पास रियल लाइफ के केसेस आ गए, और ये वो केस स्टडीज होगी जो कि पिछले अटेम्प्ट में हुए एग्जाम की केस स्टडी से डिफरेंट होगी। इस पेपर में आपको थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड सोचना है, मतलब इट्स नॉट रूल बेस्ड। यहाँ पर जो आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो, ये स्किल्स मॉड्यूल नहीं है, इसको पूरा नाम क्या है, अप्लाइड स्किल। जो स्किल आप सीख रहे हो क्लासरूम में, उसको आपने क्या करना है, अप्लाई करना है, किसी ना किसी केस स्टडी के ऊपर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये वाले जो पेपर्स हैं, ये 2+2=4 वाले पेपर्स हैं। तो स्टूडेंट कंपैरिजन करते हैं, यार ये आसान थे, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, टेक्निकल। आपने सुना है F5 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। और यकीन करो, मुश्किल नहीं है, सच बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है, ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। हाँ, F5 का पेपर ना थोड़ा सा ट्रिकी है, चैलेंजिंग है, थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल कर लेते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, कुछ टॉपिक्स तो शायद आपको याद भी होंगे, आप लोगों ने F2 में पढ़े थे। हाँ, यहाँ पर F5 में आता था ना, क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। देखो मुश्किल क्या होता है, मुश्किल तो वो होता है जो समझ ही नहीं आता। क्या नहीं आता? F5 मुश्किल नहीं है, F5 ये है, ये लफ्ज क्या लिखा है, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। डिफिकल्ट क्या होता है, जो समझ ही नहीं आता। कॉम्प्लेक्स पता है क्या होता है, जो समझ में आता है फिर भी समझ नहीं आता। मतलब आपको टॉपिक समझ में आ गया, मैंने आपको 3 सवाल सॉल्व कराए, चौथा आपने खुद कर लिया, 5वें सवाल में आप अटक जाते हो। ठीक है, आई डू रिपीट, मैं सीरियस आपको बता रहा हूँ, 3 सवाल मैंने आपको सॉल्व कराए, आपको सब, फॉर एग्जांपल 3 MCQs हमने सॉल्व किए और आपको लगा यार ये सवाल तो बहुत आसान है, आपने चौथा किया, आपसे हो गया, 5वें में अटक सकते हो। यानी कि कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ये होता है, आपको बेसिक प्रिंसिपल भी याद होगा, हम जिस तरीके से पढ़ेंगे आपको याद भी रहेगा, लेकिन हो सकता है कि किसी एक सवाल में आकर आप कंफ्यूज हो जाए, डेटा थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन इन अ नटशेल इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट पता है क्यों कहते हैं, बिकॉज स्टूडेंट यूज्ड टू कंपेयर F5 विद F6 एंड F7। सर वो तो आसान था, वो रूल्स थे, यहाँ पर रूल्स नहीं, यहाँ पे आपको यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बाउंड्री थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कुछ चीजें स्ट्रेट भी है। तो कहने का मकसद ये है कि एक चीज जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड है ना, एक काम बस अब आप लोगों ने करना है, जो मैं आपको क्लास के एंड पे बताऊंगा, जो आप लोगों ने हर क्लास के बाद जो एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो यकीन करें, आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लगेगा, कुछ हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे ना, पेपर के तक आप इजीली अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। अब जरा सुने, अच्छा मैं बोल क्या रहा था, सॉरी, बोल ये रहा था कि आप जो भी पेपर पढ़ते हो उसका क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। मतलब व्हाई आर यू स्टडिंग दिस टॉपिक। भाई मैं तो शुरू कर जाता हूँ अभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो पढ़ लिया, आंसर भी निकाल लिया, नो, थोड़ा सा मेच्योर पेपर मैं उसको कहूंगा F5 का। ना लिसन, आप स्टूडेंट्स पेपर F पढ़ते हो, आई मीन पेपर F7, सवाल ये कि क्यों पढ़ते हो, व्हाई डू यू स्टडी दिस पेपर F7, व्हाई, देखा कंपलसरी है, और सर हम इसलिए पढ़ते हैं, इस जगह पेपर है, ठीक है ना। क्यों पढ़ते हैं, मतलब व्हाई आर यू रीडिंग स्टडिंग दिस पेपर, क्यों पढ़ रहे हैं सर। कंपनी में ये पेपर पढ़ने के बाद मैं उस कुर्सी पर बैठा हूंगा कि जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, और दिमाग में ऑडियंस कौन होगी, शेयर होल्डर्स, यस और नो। तो जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो शेयर होल्डर को खबर पहुंचाने के लिए पढ़ रहे हो। शेयर होल्डर के लिए खबर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप बच्चों ने टैक्स का पेपर पढ़ा है F6, लेट से फॉर एग्जांपल, तो आप मुझे बात बताओ, टैक्स का पेपर क्यों पढ़ रहे हो सर। एक शख्स, एक इंसान, आप, मैं, कोई कंपनी महीने के 5 लाख रुपए कमा रहे हो, सर 5 लाख बहुत सारी सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं मेरे पास, मेरी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आपको पता है, यस और नो, गवर्नमेंट को नहीं पता। तो टैक्स का पेपर पढ़ने के बाद आप ऑफिस की उस कुर्सी पे बैठे हो कि जिसने कानून यानी कि टैक्स के रूल्स फॉलो करते हुए, कुछ इनकम पे टैक्स लगता है, कुछ पे टैक्स नहीं लगता, उस किस्म की रिपोर्ट बनानी है,
और गवर्नमेंट को बताना है भाई हम 5 लाख कमा रहे हैं, जिसमें से 4 लाख रुपए पे टैक्स है, लाख रुपए पे टैक्स नहीं है आपके रूल्स के मुताबिक, और जिसको हम लोग कहते हैं कि टैक्स रिटर्न जमा करा देते हैं, यस और नो। तो मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू आर स्टडीइंग दिस पेपर, आपके जहन में ऑडियंस कौन सी है? गवर्नमेंट। तो उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करो, यस और नो। अब मेरी एग्जांपल लो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मेरे सामने जो स्टूडेंट्स हैं F5 के बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा F2 पढ़ा है, 7 पढ़ा है, 6 पढ़ा हुआ होगा, कुछ नेट भी पढ़ा हुआ है। एनीवेज, तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट जो काम आप कर रहे हो ना, आप रिपोर्टिंग किसको कर रहे हो, आपकी ऑडियंस कौन है, उस हिसाब से, ठीक है। नाउ फिनिश ऑल दिस थिंग, दीज 2 पेपर्स। नाउ अब आप बताओ, दिस इज पेपर F5 PM। क्या मतलब है PM का? परफॉर्मेंस। इधर आपकी ऑडियंस कौन है? हम खुद। ऑडियंस कौन है? हम खुद। जरा ध्यान से सुनना। अज्यूम करो मैं एक मैनेजर हूं, ठीक है। एक मैनेजर कौन है? जो काम को मैनेज कर रहा है। मैनेजर रिपोर्ट करेगा सीईओ को, फॉर एग्जांपल किसको रिपोर्ट कर रहा है? सीईओ को। हटा देते हैं सीईओ के नीचे भाई, XYZ ED को रिपोर्ट कर रहा है, मतलब डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहा है। किसको रिपोर्ट कर रहा है? मैं मैनेजर ने डायरेक्टर को रिपोर्ट कर दिया। आपको पता है, एक शख्स की खबर पे दूसरे शख्स का डिसीजन मेकिंग बेस कर रहा होता है। मैं आपको खबर दूंगा, कल क्लास नहीं है, थर्सडे को क्लास है, तो आपका डिसीजन मेकिंग बेस करेगा। फ्राइडे को है, सैटरडे को नहीं है, यस और नो। इधर देखें सर, मैनेजर ने ना अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, डायरेक्टर को दी। डायरेक्टर जो है ना, वो फिर उस रिपोर्ट की बेस पे प्लानिंग, कंट्रोलिंग और क्या करेगा? सवाल। पेपर F5 पढ़ते वक्त आपकी ऑडियंस एक्सटर्नल है, इंटरनल कंपनी है? इंटरनल कंपनी है। मैं अपने बड़े मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने से बड़े मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, खवातीनो हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक लफ्ज बोलूं कि ये परफॉर्मेंस क्या चीज है, वेट कीजिएगा, कॉपी बाद में। क्या बोला है मैंने? परफॉर्मेंस क्या है? जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, किसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो रही है, जरा बताएंगे मुझे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? टैक्स की? नहीं, किसकी परफॉर्मेंस मैनेज हो रही है? पूरी की पूरी कंपनी की। किसकी मैनेज हो रही है? पूरी की पूरी कंपनी की। तो सर, ये PM लेवल पे हमारी जो ऑडियंस है वो गवर्नमेंट नहीं है, शेयर होल्डर भी नहीं है, कौन है? कंपनी। हम खुद ही मैनेजमेंट है, यस और नो। हम अपने लिए एक रिपोर्टिंग तैयार कर रहे हैं। मैं हारिस, अगर मैं अपना कोई टाइम के हवाले से एक शेड्यूल बनाऊं, यार मेरी F8 की क्लास है, F5 की क्लास है, कोई और क्लास है, कुछ और काम है, ये काम है, वो काम है, तो भाई ये मैनेजमेंट मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट, हाँ या ना? तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में यू आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट? नो। किसको अकाउंटेबल हो? खुद अपनी कंपनी में, सीनियर हायरार्की में, यस और नो। कौन सी हायरार्की में? सीनियर हायरार्की में। तो अब सवाल ये है, आप स्टूडेंट्स ने किसी ने F9 पढ़ा हुआ है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है? आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना, ये सिर्फ पैसों की मैनेजमेंट है। किसकी मैनेजमेंट है? पैसों की मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अंदर भी ऑडियंस कौन है? कंपनी खुद है। लेकिन जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, उसका स्कोप थोड़ा ज्यादा है। स्कोप का मतलब होता है इसके अंदर चीजें क्या क्या इन्वॉल्व है। यार मैं ये बोलूंगा कि व्हेन यू आर स्टडिंग दिस पेपर PM, प्लीज थिंक और एक्ट और बिहेव लाइक द मैनेजर, लाइक द और CEO। या तो आप मैनेजर होगे या कौन होगे? अच्छा, किसी सवाल में आप मैनेजर बनोगे, किसी सवाल में आप CEO भी बन सकते हो। मैं आपको बता दूं उसमें डिफरेंसिंग क्या आ जाएगी। सर, यू आर मैनेजिंग, आप पूरी इंतजामिया हो, मैनेजमेंट हो, क्या हो? मैनेजमेंट हो। देखो इधर, एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपको बोलता हूं एक इवेंट मैनेजमेंट है, क्या है? यार उस आप इवेंट मैनेजमेंट को क्या काम करना होगा? उसको देखना होगा भाई कैपेसिटी 100 लोगों की है, कुर्सी सही होनी चाहिए, और मेहमानों के आने से पहले AC वेसी चलने चाहिए, केटरिंग का निजाम होना चाहिए, सफाई का निजाम होना चाहिए, वॉशरूम वगैरह सही से साफ होने चाहिए, किचन हाइजीनिक होने, मतलब बहुत सारी चीजें आपको क्या करनी है? मैनेज करनी है। क्या करनी है? मैंने पेपर का नाम क्या, जल्दी बोलो। सर किसकी परफॉर्मेंस? सर इधर हम लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेंगे सेल्स की। किसकी? सर हम मैनेजमेंट करेंगे प्रोडक्शन की। किसकी? सर हम मैनेज करेंगे किसकी? स्टोर की। सर हम मैनेज कर रहे होंगे किसको? मार्केटिंग को। सर हम लोग मैनेज कर रहे होंगे आपके पास कॉस्ट को, खर्चे को, खर्चा भी तो कम करना है। सर हम लोग मैनेज कर रहे होंगे सेल, प्रोडक्शन, हम IT डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं। किसको मैनेज कर रहे हैं? इन शॉर्ट वर्ड्स, जब मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, तो बेटा ये आपके पास क्या है? ओवरऑल कंपनी है। क्या है बताइएगा? यानी कि आप उस
मैनेजर की तरह हो, एज अ सीनियर यू हैव टू लुक डाउन द हायरार्की। यार ये प्रोडक्शन वाला सही काम कर रहा है, यार ये सेल वाला सही काम कर रहा है, यार ये जो आपके पास परचेज डिपार्टमेंट है क्या ये सही काम कर रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट वर्ड्स परफॉर्मेंस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, परफॉर्मेंस जो है वो सेल्स नहीं है, परफॉर्मेंस क्या है, ओवरऑल पूरी की पूरी कंपनी। सो इन शॉर्ट वर्ड्स आप जो पढ़ाई या पेपर पढ़ रहे हो उसका ताल्लुक एक पर्टिकुलर जाविये से नहीं है, उसका पर्टिकुलर इट्स ऑल अबाउट द कंपनी। और आपकी ऑडियंस कौन है इसमें, शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट है, नहीं कौन है, हम खुद है, कंपनी है भाई, इट्स अ मैनेजमेंट। अब इधर आते हैं, ये बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा, एक्सक्यूज मी मैं टाइम देता हूं, मुझे पता है कुछ बच्चों ने कॉपी नहीं किया इसमें, प्लीज वेट होल्ड, बाद में बात करेंगे, छोड़ दो। ये क्या है, अच्छा पूरा इसका नाम है स्पेशलिस्ट कॉस्टिंग टेक्निक्स, सही है। इस कॉस्टिंग टेक्निक्स में मैं सिर्फ टॉपिक्स बोल रहा हूं, सुनना गौर से, बाद में आगे लिखेंगे। आप लोगों ने F2 में टॉपिक्स पढ़े थे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो यहां पर मौजूद है। दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, हटा दो, बाद में बात करेंगे। सेकंड 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 इधर प्लीज, बातें नहीं, टाइम वैसे ही शॉर्ट है। और नहीं, ये क्या लिखा है, कुछ टॉपिक्स याद दिलाता हूं। MA2 F2 के अंदर आपने टॉपिक पढ़ा था CVP एनालिसिस, या आई मीन ब्रेक इवन पॉइंट, हाँ, टारगेट सेल्स एज इट इज यहां मौजूद है, विद सम एड ऑन थिंग्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के साथ, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। आपने एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था रेलिवेंट कॉस्टिंग, मेक और बाय डिसीजन, कि एक प्रोडक्ट को मैं खुद, देखो मैनेजमेंट है ना, क्या है, मैनेजमेंट है, एक्सक्यूज मी, मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, और अगर मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूं फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट, तो मुझे 50 रुपए की कॉस्ट लग रही है, और अगर यही प्रोडक्ट मैं बाजार से बना बनाया खरीदता हूं तो 48 रुपीज का। इधर मुझे आंसर कीजिएगा, मुझे क्या करना चाहिए, बाय। लेकिन फिर एक मसला है, मैनेजमेंट है, यहाँ बैठ जाओ, एक्सक्यूज मी एडजस्ट करो। इधर आपने बोल दिया सर हर इस 48 रुपीज का है, तो आप इसको ना खरीद लें, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करें, सवाल इधर। तो भाई मैं मैनेजर, मैंने किस चीज को कंसीडर किया, पैसों को, इसको कंसीडर किया, ये भी तो हो सकता है। थैंक यू अनवर भाई, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, यार ये मुझे बता दो किस किस को नहीं मिला यहाँ पे, ये पीछे पास कीजिएगा। अनवर भाई अगर कोई रह गए होंगे तो ला दीजिएगा, एक मिनट रुक जाए अनवर भाई, चलेगा अच्छा अच्छा सुने, तो मैंने किसको कंसीडर किया, पैसों को। लेकिन भाई क्या सिर्फ पैसे कंसीडर करने हैं, बोला नहीं, क्या पता 48 रुपीज में देने वाला जो एक्सटर्नल सप्लायर होगा, क्वालिटी खराब हो सकती है, क्या हो सकती है। तो भाईजान आपको ना एक नहीं, बहुत सारे एंगल्स देखकर चीजों को मैनेज करते हुए चलना है, सही है, दैट इज व्हाट डिसीजन मेकिंग ना। सेक्शन का नाम क्या है, इसके अंदर जो 5 चैप्टर्स है आपके पास, पांचों चैप्टर का एक ही फोकस है, एक ही मतलब है, फैसला करना। क्या करना, मेरी बात सुनो इधर। एक चैप्टर है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का, क्या चैप्टर है, मेरे सामने 2-3 इन्वेस्टमेंट है, क्या किसी जगह इन्वेस्ट करना रिस्की है, तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का एक चैप्टर है, वो सिखाएगा कि पहले रिस्क लेना समझ समझ ले, फिर फैसला कर, डिसीजन मेकिंग। एक चैप्टर है लिमिटिंग फैक्टर का, कौन सा है, स्केर्स रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, शॉर्ट रिसोर्स है, प्रोडक्ट ए बनाऊं या बी बनाऊं, पहले चेक कर लो फिर फैसला करना, लफ्ज क्या लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग। तो इस चैप्टर में आप ऑफिस की उस कुर्सी पर बैठे हो जहां पे आपने कंपनी के फैसले करने हैं। अब एक मिनट रुकिएगा, बता दो भाई हैंडआउट मिल गए सबको, मिल गए, कितने कितने को नहीं मिले, एक मिनट वो आ रहे हैं ना पीछे, खत्म, कितने बता दो, रेज योर हैंड, 1 2 और 3, अनवर भाई, नहीं नहीं 3 नहीं 5 आ जाए। अच्छा बात सुने, तो यार इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में आपने जो भी करना है वो फैसला करना है, क्या करना है, फैसला करना है। अच्छा जी, फैसला कौन करेगा, मैनेजर ही करेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी चैप्टर से मैंने आपको एक छोटा सा टीजर दे दिया, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? आप लोगों ने बचपन में F2 में पढ़ा है वो वेरिएंस, इधर इधर सुने, इधर क्यों है, वेरिएंस पढ़े हैं ना, आया ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, हाँ, वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन पेपर में उस लेवल से नहीं आते, क्योंकि थोड़े से एडवांस वेरिएंस भी हैं। क्या है आपके पास, एडवांस वेरिएंस, ये थोड़ा रंगीन है हमारा, ठीक है, अब सही हो गया।
अच्छा, उसके बाद सुने, आपने ये भी टॉपिक पढ़ा है, ये क्या था? बजट पढ़ा है, फिक्स बजट, फ्लेक्स बजट। भाई याद है या नहीं है? पढ़ा है? नहीं याद है छोड़ दें, नहीं याद है छोड़ दें, मुझे पता है आपको याद नहीं है। पढ़ा है? हाँ, जाग रहे हैं आप लोग? हाँ, या मैं कौन हूं, मैं कहूँ ऐसा नहीं है ना, जागे, बिल्कुल जागे। तो बजट का टॉपिक आपने पढ़ा, ये सुनो। अब मैं एक दो टॉपिक और उसके नाम ले रहा हूँ, अमूमन बच्चों को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कुछ कर सकते हो, पढ़ना पड़ेगा। टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ा है? याद है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल? अजीब सा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टेट्स वाला F2 में आप लोगों ने पढ़े थे, यस और नो? वो आपको F2 में भी बुरे लगते थे, इधर भी लगेंगे ना। आई डोंट केयर, एग्जामिनर डजंट केयर, आपको पेपर में आ भी सकता है और आया हुआ भी है। बेटा बात सुनो, एक्सक्यूज मी, इधर। सवाल क्या है? बजट, कंट्रोल, वेरिएंस, इसमें कुछ हद तक जो टॉपिक्स हैं वो आपने कहाँ कवर किए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा ताकि आपकी मेरी फ्रिक्वेंसी में मैच कर जाए। और लास्ट में एक सेक्शन है आपके पास, क्या? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बच्चों इधर पहले बात सुनिएगा, दिस सेक्शन आई कॉल इट अ बैकबोन सेक्शन ऑफ द एंटायर सिलेबस। पेपर का नाम क्या है? मैनेजमेंट, इंतजामिया। सेक्शन क्या है? फर्क है। मैनेजमेंट का मतलब होता है काम करना, और जब काम हो जाता है उसके बाद उसको इवैल्यूएट करना होगा। क्या करना होगा? जैसा सोचा था वैसा हुआ या नहीं, उसकी इवैल्यूएशन करनी होगी। और उस सेक्शन का नाम क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हमेशा हर पेपर में एक सवाल यहां से आता ही आता है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि पेपर पैटर्न और ये क्या चीजें हैं। मैं थोड़ा सा टॉपिक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए टॉपिक्स आपके बाद में बोल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए कि हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं एकदम नई नहीं है। पुरानी चीज को थोड़ा सा एडवांस से भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाया जाता है। इधर सुनो, इधर इधर। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आपने रेशियो एनालिसिस पढ़े थे, इधर मिल जाएंगे आपको। F7 वाले रेशियोज नहीं, सुनो। F7 में पता है क्या है? F7 में अगेन बोलूंगा, रूल बेस्ड रेशियोज। जरा दो चार रेशियोज के नाम बताना। जीपी मार्जिन, ROCE, रिटर्न और रेजिडुअल इनकम, एनपी मार्जिन, बस ये आपके पास है ना। सुनो, अगर F7 का पेपर होगा तो उसमें यही रेशियोज आएंगे और आपको उसी की तशरी इंटरप्रिटेशन करनी होगी, हाँ या ना? F5 में ये रेशियोज है, लेकिन इसके अलावा सिचुएशनल रेशियोज भी है। यार सिचुएशनल रेशियोज की मिसाल जरा सुने, वो क्या चीज होती है, इधर सुने। अज्यूम करो हमारे जो नंबर ऑफ कस्टमर्स थे वो 100 थे। कितने थे? परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? परफॉर्मेंस। इस 100 में से 60 लोगों ने आपको गुड रेटिंग दी है और 40 लोगों ने आपको एवरेज रेटिंग दी है। तो यार आप इसकी परसेंटेज निकाल लोगे ना, 60% और 40%। अब क्या ये F7 में ये रेशियो होता है? नहीं ना। तो जब आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करते हो, किसकी बात करते हो? परफॉर्मेंस मेजरमेंट की। सो यू हैव टू रीड द केस स्टडी। जो भी फिगर्स गिवन होती है ना, उसको परसेंटेज में तब्दील करना होता है। कैसे, हम पढ़ेंगे, बाद में बात करेंगे। इधर आ जाओ, पहले इधर जरा देखिएगा। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था F2 में, उसमें क्या होता था? 2 नंबर की MCQ आती थी, यस और नो? यहां पर अब आपको बड़ा सा CRQ आएगा, देयर इज अ डिफरेंस। एक टॉपिक आपने पढ़ा था, वो वैल्यू फॉर मनी, VFM, 3 E's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इधर आपको मिलेगा। आपने F2 में पढ़ा था, कितने नंबर का सवाल आता था? 2 नंबर की MCQ। इधर एक जीरो का फर्क है, तो डेटा में फर्क तो होगा ना भाई, एक MCQ एक CR के डिफरेंस। आपने एक टॉपिक पढ़ा था, बैलेंस स्कोर कार्ड। क्या पढ़ा था? भूल गए ना? याद है? याद, किसी को याद है? बैलेंस स्कोर कार्ड याद है? चलो नाम बताओ, नाम बताओ उसके अंदर के चार। भूल गए, बेहतरीन। ये हो गया बेहतरीन। चल छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। सही है। अच्छा नाउ लिसन, एक्सक्यूज मी, इधर इधर इधर, हेलो।
मतलब फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल, लर्निंग, इनोवेशन, ग्रोथ, अजीब अजीब सुनने सुनने से आपको लग रहे होंगे। ठीक है, वो समझ गए। अब इधर इधर इधर, एक्सक्यूज मी, इधर इधर ध्यान दे, एक्सक्यूज मी। आपने एक और टॉपिक पढ़ा था, रेजिडुअल इनकम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सब यहाँ पर मौजूद है। कुछ एडिशनल चीजों के साथ, और जो चीजें पढ़ी हुई भी है ना, आप एक्सक्यूज मी, उसका भी एग्जामिनेबल स्कोप थोड़ा सा ज्यादा कर लें। एक एमसीक्यू जितनी कॉम्प्लेक्स होती थी ना F2 की, उतनी तो है ही है, उससे थोड़ी सी डेटा बढ़ जाएगा, और जितना डेटा बढ़ जाएगा ना, सवाल उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। आप यकीन करो, रेजिडुअल इनकम का क्वेश्चन आएगा या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आएगा, तो क्या फॉर्मूला चेंज होगा पीबीआईटी अपॉन कैपिटल से? कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या होगी? F2 में आपको सीधी सीधी सी 4 फिगर दी होगी, सेल, सीओजीएस, एक्सपेंस, प्रॉफिट निकाला, कैपिटल निकाला, खत्म। यहां पर आपको प्रॉफिट और कैपिटल की फिगर निकालते वक्त डेटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो जहां आपको 5 मिनट लग रहे थे वहां आपको 10 मिनट लग जाएंगे। इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला तो चेंज नहीं होने का, रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा सर, वेरिएंसेस निकालने के फॉर्मूले तो चेंज नहीं होंगे, टाइम सीरीज में एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव मॉडल तो चेंज नहीं होना, बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने भी वही आपको देने अपने तरीके से। लेकिन जो सवाल आएगा ना, डाटा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डाटा ज्यादा हो जाएगा, दैट्स अ डिफरेंस। तो तरीके से पढ़े हर एक। अच्छा, एक और चीज, हर एक टॉपिक को पढ़ने का अपना एक अलग तरीका है, हर एक टॉपिक को पढ़ने का अपना एक अलग तरीका है। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक्सक्यूज मी, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट वन। ये क्या लिखा है आपके पास? आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, ये क्या चीज है आईटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम? सर, इस आईटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम में, आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सबसे पहले आप ये चेक करें इंफॉर्मेशन सिस्टम किसे कहते हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, शेयर होल्डर से कंसर्न नहीं है आप, बाद में इनडायरेक्टली है, गवर्नमेंट से कंसर्न नहीं है, इनडायरेक्टली है, मैंने इस वक्त आप डायरेक्टली कंसर्न किन लोगों के साथ हो? अपनी टीम के साथ, सीनियर जूनियर, दैट्स इट, खत्म। भैया, तो मुझे एक बात बताएं कि ऑफिस में कम्युनिकेशन का कोई चैनल होना चाहिए यार? जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों के साथ टीएसए का कम्युनिकेशन चैनल क्या है? आप लोगों का पोर्टल बनता है, क्या बनता है? पोर्टल बनता है। मतलब हम लोगों का कम्युनिकेशन चैनल क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप के कम्युनिकेशन चैनल है। अब एक आपके पास ऑफिस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि जितने भी डिपार्टमेंट्स मैंने लिखे थे, सेल, परचेज, मार्केटिंग, क्या इन सब में आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मैनेजर हो आप, कौन हो जल्दी बोलो? मैनेजर, मैनेजर, मैं सेल पर्सन हूं, कौन हूं? सेल पर्सन, आई एम द सेल पर्सन। क्या मेरा इस इन्वेंट्री वाले वेयर हाउस के साथ कोई बातचीत, राब्ता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? भाई, मेरे पास एक कस्टमर है, आपने बोला सर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मैं बोल दूं हाँ हाँ है, लाओ एडवांस को, पता चला फैक्ट्री में इन्वेंट्री में माल है नहीं, क्या होगा? थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, सिंपल, कारोबारी काम धंधे के लिहाज से सोचे। कस्टमर आया, बोला प्रोडक्ट है, मैंने बोला हाँ, कितने 1000 पीस, मैंने कहा लाए मैडम एडवांस पेमेंट दे दी, चले गई, मतलब कल डिस्पैच हो जाएगा। स्टोर वाले को पास था ही नहीं। अब क्या होगा जरा ये तो बताए? सीरियसली केस हो भाई, मारा मारा थोड़ी है, डायरेक्ट केस कर दिया, क्या होगा ये बताए? कस्टमर कंप्लेन्स आएंगी, नेगेटिव रिव्यूज मिलेंगे, यस और नो, और फिर मुझे पैसा वापस करने पड़ेंगे, हाँ या ना? यस और नो? रेपुटेशन डाउन। मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट ये होनी चाहिए, सर हारिस, आपके पास ना एक कंप्यूटर हो, ये लैपटॉप, सिस्टम, टैबलेट, आईपैड, कुछ भी। सर मैडम ने पूछा कितने यूनिट्स चाहिए, मैंने कहा 1000 यूनिट, सॉरी इन्होंने कहा 1000 यूनिट्स, मैंने कहा जस्ट अ मिनट, मैंने फटाफट अपना पोर्टल लॉगिन किया। पोर्टल को हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे ERPS, क्या बोलेंगे? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। शायद आप लोगों ने F1 में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है? यानी कि जिस तरह टीएसए का पोर्टल है ना आपके पास, क्या आप यार बातें नहीं करें, एक्सक्यूज मी, क्या आप अपने टीएसए के पोर्टल पे सीए की क्लासेस देख सकते? नहीं। क्या आप F5 के अलावा किसी और पेपर में एनरोल नहीं है, क्या वो वाली विंडो देख सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब आपके पोर्टल में थोड़ा सा एक्सेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्सेस। सिमिलरली
कस्टमर ने मुझसे पूछना है सर सेल्समैन इतने यूनिट्स हैं, मैंने उनको कहना है जस्ट अ मिनट, मैंने अपना पोर्टल लॉगिन किया और मेरे पास इन्वेंट्री सिस्टम का एक्सेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा एक्सेस नहीं होना चाहिए। आज टू डेट कितना माल पड़ा है, यस और नो? तो उन्होंने 1000 यूनिट्स का मुझे ऑर्डर दिया, मैंने कहा मैम जस्ट वेट अ मिनट, मैंने अपने लैपटॉप पे चेक किया, हाँ अवेलेबल है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, ये है कम्युनिकेशन। क्या है? इन्वेंट्री वेयर हाउस मैनेजर तो घर चला गया आज आधी छुट्टी लेके, लेकिन आईटी के जरिए से हमारे दरमियान क्या हो रही है? कम्युनिकेशन। तो आप मुझे बात बताएं, क्या ये जितने भी डिपार्टमेंट्स मैंने लिखे थे, सेल, परचेस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, एचआर, क्या इन सब को आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हुए चलना है? यस और नो? बिल्कुल कोऑर्डिनेशन रहते हुए चलना है। और उसका तरीका क्या है? आईटी के जरिए से एक क्या डेवलप करो, एक सिस्टम डेवलप करो जिससे कम्युनिकेशन हो। अगर अभी मैं मिजान बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करूं फॉर एग्जांपल, तो कहीं पैसे भेजूं या कहीं पे पैसे आए, तो मुझे एक बात बताएं, एक ऑटो जनरेटेड मैसेज आता है। क्या आता है? ऑटो जनरेटेड मैसेज। मैं अगर यहाँ पे अभी यूफोन का कार्ड लोड करूं तो एक ऑटो जनरेटेड मैसेज आएगा जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड वर्डिंग के साथ लिखा होता है, थैंक यू फॉर लोडिंग जितने का भी आपने बैलेंस लोड किया। यस और नो? सवाल, क्या वहां पे कोई शख्स बैठा हुआ है कि वो अब कभी लोड करेगा इफ्तारी के टाइम पे, वो भी 20 रुपए का बैलेंस, तो मैं उसको जवाब दूंगा? नहीं नहीं भाई, आईटी के जरिए से क्या हो रही है? कम्युनिकेशन हो रही है। सो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यहाँ पे आपको हम आईटी नहीं सिखा रहे, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना नहीं सिखा रहे, सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि इसको आप अपने बिजनेस में, काम धंधे में किस तरीके से मैनेज करते हुए चलोगे। कि आप देखो, जब तक आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट की एक और सबसे बड़ी वजह होती है कॉन्फ्लिक्ट की, एंड दैट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन? कस्टमर को बोल दिया हाँ यूनिट्स हैं, यूनिट्स पड़े नहीं थे, मैंने चढ़ाई कर दी स्टोर वाले पे, अबे यूनिट नहीं है तो बता दो तो सही, क्योंकि मुझे मेरी परफॉर्मेंस दिखानी है मैं बॉस को। यस और नो? वो वेयर हाउस वाला मुझे बोलेगा खरीदने से पहले मेरे से पूछा था, बेचने से पहले पूछा था? मैं कहूंगा नहीं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट की एक बहुत बड़ी वजह क्या हो जाती है आपके पास? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन चैनल। और आज के दौर में अब आप ये थोड़ी करोगे मैनुअल, उसको आप किस फॉर्मेट में लेके जाओगे? आईटी के जरिए से। खवातीन हजरात, सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये लिखा, इसको जरा लिखें जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा सर। आप लोगों को थोड़ी सुस्ती फील हो रही है? होगी, होगी। सुनो सुनो, अब आप करो सेल्फ मैनेजमेंट। क्या करो? क्योंकि मैं आपको इस वक्त अभी क्या सिखाने के लिए आया हूं, मैं ओए सेल्फ नहीं, मैनेजमेंट। तो आप सेल्फ मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ा सा सीख ले भाई। आपको सुस्ती फील हो रही है? आप बोलो नहीं हो रही। हो रही है? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जल्दी से इसको लिखें। डन? हाँ या ना? जाग रहे हो? जाग रहे ना सारे? जागते रहे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोना बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब बेटा इधर आ रहे हैं हम लोग। वो बताता हूँ बेटा कि कौन कौन से डेज क्लासेस हैं, बताता हूँ सबर। इज इट डन? भाई हाँ या ना? भाई आवाज, थोड़ा आवाज से बोलो, मतलब क्या ये? हाँ कदम आवाज से बात करना, बिल्कुल एकदम सुस्त। क्या हो गया, सुस्त क्यों हो? नहीं नहीं नहीं, रोजे को बीच में नहीं लेकर आओ। रोजा आपको ये नहीं बोलता कि आप काम नहीं करो। इधर अब इधर आ जाए, पेपर पैटर्न। एक्सक्यूज मी, इसका जो पेपर, एक्सक्यूज मी, पेपर पैटर्न आपके पास
जो इसमें सेक्शन ए आएगा उसमें आपके पास आएंगी 15 OTQs। क्या आएंगी बेटा? मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स ईच, सो इट वुड बिकम, बात सुने, सुनाता हूं और खरी खरी भी सुनाऊंगा, इधर सुने। 15 OTQs में जरा सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली में ये MCQs नहीं, उसको OTQs बोलते हैं। OTQs का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, और ये होते हैं आपके पास 7 डिफरेंट टाइप्स के। इधर सुनो, 7 डिफरेंट टाइप्स का मतलब ये कि हो सकता है कि आ जाए आपके पास MCQ, इस तरह ब्लैंक भी आती है ना। हाँ, व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन नहीं है, आंसर आपको इंसर्ट करना होगा। वो भी OTQ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। सुने, एक्सक्यूज मी, MCQ है, आपके पास ब्लैंक्स है, आपके पास वो भी आ जाते हैं क्या, ट्रू एंड फेयर, सॉरी ट्रू एंड फेयर कह रहा हूँ, ट्रू फॉल्स। वो अभी भी थोड़ी देर पहले वो पढ़ा ना वो, तो कोई बात, हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं। ये क्या, ट्रू फॉल्स, एक्सक्यूज मी, अब वो आपके पास 3-4 स्टेटमेंट होंगी, ट्रू और फॉल्स आपको टिक करना। अच्छा, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी आता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि यह 4 आपके पास कॉलम्स हैं और यहाँ पर 2 चीजें मैच करनी है, उठा के उसको उठा के यहाँ पे पिक कर। सो खैर, कहने का मेरा मतलब ये है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, खैर और भी आपके पास टाइप्स हैं, वो जैसे आएंगी मैं आपको बता दूंगा। इन शॉर्ट वर्ड्स आप ये बोल दें कि 15 MCQs हैं। कितनी है? मैं आपको ये भी बताता हूँ कौन सी चीज कहाँ से एग्जामिन होगी। उसके बाद आपके पास एक और सेक्शन है, और वो जो सेक्शन है आपके पास वो आएगा सेक्शन बी में, आपके पास केस OTQ। क्या आ जाएंगे बेटा आपके पास? केस OTQ। और सेक्शन बी में आपके पास आएंगी 3, जी एक्सक्यूज मी, लेफ्ट क्या लिखा हुआ है, कौन सी OTQs है? केस OTQs। केस OTQs का मतलब होता है एक बड़ा सा सिनेरियो होगा, उसकी 5 MCQs होगी, उसका ताल्लुक किससे होगा? उस सिनेरियो से। मेरे ख्याल में आप सारे बच्चे अवेयर है उससे। तो 3 केस OTQs हैं, पर केस OTQ आपके पास कितनी MCQs होंगी बेटा? और ये 10 मार्क्स की होंगी, मतलब 3 केस OTQ से 30 नंबर की होगी ना, 10 मार्क्स ईच होगी, मल्टीप्लाई बाय 3, 30 नंबर। अच्छा, अब जरा पॉइंट समझिएगा। हेलो, आपका 60% जो पेपर है ना, 60% पेपर वो किस फॉर्मेट पर डिजाइंड है? MCQ स्टाइल पे। ये वही आपके पास प्रैक्टिस है जो आप लोगों ने MA1 MA2 FA1 FA2 F1 F2 F3 वगैरह में आपने पढ़ा है, F6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, जिन्होंने 9 दिया 8 दिया वट एवर। 60% आपकी जो प्रेपरेशन है वो किस फॉर्मेट पर है? ये MCQs पे। एक्सक्यूज मी, उसको साइलेंट कर दो। फिर है आपके पास बेटा सेक्शन सी, इसमें 2 CRQs आएंगे वर्थ 20 मार्क्स ईच, और आपके पास ये बने जी 40, तो कुल मिला के आपके पास बन गए 100। अब एक मिनट वेट करना प्लीज, एक्सक्यूज मी, जस्ट वेट। मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा पेपर कहां से, पेपर में कौन सा एरिया कहां से, लेकिन लिसन, एक्सक्यूज मी, इधर से पता नहीं, ना मुझे, ना किसी और टीचर को, ना आपको, ना किसी और स्टूडेंट को, किसी को कुछ नहीं पता ये 15 सवाल कहां से आएंगे। पूरे कोर्स से, पूरे जितने भी मैंने आपको सिलेबस एरिया बताया वहां से। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ या ना बेटा, हाँ या ना? ये क्या है? 2 का तो पता नहीं है। एक जो है ना आपके पास, एक आपके पास यहां से केस OTQ आ जाएगी। इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? मुझे ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर में से आ जाए। हो सकता है 2 चैप्टर को मिक्स करके OTQ बन जाए, हो सकता है टारगेट कॉस्टिंग की कंप्लीट OTQ आ जाए, पता नहीं। लेकिन एक केस OTQ आप यहां से एक्सपेक्ट करोगे जिसके कितने नंबर है? सही है, बाकी की 2 नो आइडिया, कहीं से भी आ जाए। एक्सक्यूज मी, इधर। फिर उसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर आए CRQs में, बेटा एक मिनट वेट कीजिएगा, कॉपी बाद में। कितने CRQs हैं? 2। सर 2 CRQs हैं, 20 मार्क्स। अच्छा, 20 मार्क्स का मतलब होता है 2-3 पार्ट्स होंगे उसके।
ठीक है, 2-3 पार्ट्स होंगे, 20 मार्क्स से एक बड़ा सा CRQ। दूसरे का तो नो आइडिया कि कहाँ से आएगा। हाँ, अलबत्ता जो आपके पास एक सेक्शन है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पेपर में, वो कौन सा है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। यहां से आपको एक क्या अज्यूम करना है, कितने मार्क्स? 20। तो इसका मतलब बस में 30% से ज्यादा आपको नहीं बता सकता। नाउ लिसन, इस परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी 6 अलग अलग किस्म के टॉपिक्स हैं। पता नहीं कौन सा आ जाए, पता नहीं 2 टॉपिक्स मिक्स करके भी आ सकते हैं। सपोज करो 10 नंबर का एक टॉपिक, 10 नंबर का एक टॉपिक, क्वाइट मे बी पॉसिबल नहीं। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप रिवाइज करने लगोगे, पढ़ने में भी तो हम पढ़ रहे हैं, जब आप रिवाइज करने लगोगे तो आपका सबसे पहले फोकस कहां पे होना चाहिए? इन 2 सेक्शंस पे, बिकॉज 30 मार्क्स यहाँ पर चीज आ सकती है, बाकी बैलेंस है। आई डोंट नो दूसरा CRQ कहां से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। जल्दी से पेपर पैटर्न कॉपी करें, जल्दी से ऐसे कॉपी कीजिएगा। वो हैंडआउट्स नहीं आए थे ना, इसको जल्दी से कॉपी करें। हाँ, बात समझ, अटेंडेंस ये गर्ल्स की अटेंडेंस अभी रखे, बाद में भर लेंगे, अभी रखे बाद में भर लेंगे। अच्छा जी, आपको जो है पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मोस्टली जो आपका फोकस्ड होगा वो किस पर होगा? जी बेटा, मोस्टली आपका फोकस किस पर होगा जरा बताइएगा, मतलब ये परफॉर्मेंस 60 मार्क्स की MCQs के ऊपर, मतलब पेपर पे, वो तो बात सही है। अच्छा, अब देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले सेक्शन से, एरिया 2 से, विच इज द कॉस्टिंग टेक्निक। कहां से स्टार्ट करें? कॉस्टिंग टेक्निक। अब आप स्टूडेंट सारे आ जाएं यहाँ पे, नए पेज पे आ जाएं, और इस पे आप लिखिएगा एरिया नंबर 2, और ये है आपके पास कॉस्टिंग टेक्निक्स का। देखें, मैं आपको सबसे पहले इस सेक्शन में आपने क्या एक्सपेक्ट करनी है जरा मुझे बताइएगा। एक केस OTQ आपने इधर एक्सपेक्ट करनी है। मैं सबसे पहले इस कॉस्टिंग टेक्निक के जो 5 टॉपिक्स हैं या 5 चैप्टर्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले उनके नाम लिख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करें, सही है। तो एक तो बेटा आपके पास सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन एंड ABC, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, और एक है आपके पास इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। एक्सक्यूज मी बेटा, केस OTQ कहाँ से आएगी? एक्सक्यूज मी बच्चों, केस OTQ कहाँ से आएगी?
पांचों में से कोई चैप्टर नहीं पता, कहीं से भी आ सकता है, या दो टॉपिक मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉट श्योर। थ्रूपुट अकाउंटिंग, यस इट्स थ्रूपुट अकाउंटिंग। जी डन हो गया ये। अच्छा अब सुने, एक्सक्यूज मी, अब मैं जो चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थोड़ा सा स्लो स्लो रखूंगा, ताकि आपकी मेरी जो पहली क्लास है उसमें आपकी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए। उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल पेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ऐसे नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको कोई भी इनमें से चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, ना एब्जॉर्प्शन एबीसी, ना टारगेट लाइफ साइकिल, कुछ भी नहीं। हायरार्की हम यही फॉलो करेंगे अभी, इस वक्त कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक्स। क्योंकि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों ने F2 का पेपर के बाद कोई 3-4 पेपर्स पढ़े होंगे, थोड़ी सी चीजें वाइप आउट होंगी। मैं बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। अपने पास एक हेडिंग लिखिएगा, बेसिक कॉस्टिंग। ये कोई टॉपिक नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, आप समझ लीजिए बहुत बुनियादी वाले तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये क्या है। देखिए आपके पास अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को एक लिंक सेंड किया है, आप उसको ना डाउनलोड कर लेना। सारे नोट्स जो भी क्लास वर्क में मैंने कराने एक ही जगह कंपाइल्ड है, बार बार भेजने की जरूरत नहीं है, एक दफा आपके पास आ गए ना। सुने, बेसिक कॉस्टिंग, आई एम एक्सक्यूज मी गिविंग द एग्जांपल्स एज इफ आई एम टीचिंग टू MA2 या F2 के बच्चों को, बहुत बेसिक से। लफ्ज कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखें, आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, चाहे आपने पढ़ाई शुरू की, AC से शुरू किया, आप किसी पिकनिक में जा रहे हो, किसी इफ्तार पार्टी पे जा रहे हो, सर आपकी प्रोडक्शन है, कोई भी एक्टिविटी आपने करनी है, सवाल ये है जो भी काम आप करोगे, क्या उसमें आपकी जेब से पैसे निकलेंगे, खर्चा होगा, हाँ या ना? उस खर्चे को, आई रिपीट, उस खर्चे को एडवांस में एस्टिमेट करना, एडवांस में क्या करना, एक एस्टिमेटम लगाना, उस प्रोसेस, उस अमल को हम कहेंगे क्या? कॉस्टिंग। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल। आप पिकनिक पे जा रहे हो फैमिली के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ, कुछ भी, आपने ना एक चीज एस्टिमेट की है। देखें, ये पूरा जो पेपर है ना मैनेजमेंट, ये स्टार्ट होता है एस्टिमेशन से। पहले चीज एस्टिमेट होती है, इधर देखिएगा, चीज क्या होती है? एस्टिमेट। फिर उस पर आप एक्ट करते हो, एक्शन करते हो, फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, फिर वेरिएंस निकालते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। बुरा होता है, अच्छे का नया प्लान बनाते हैं। अच्छा होता है, मजीद बेहतर करते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। दिस इज ऑल ए पेपर F5, दैट्स इट। सबसे पहले हम क्या करते हैं बताना? एस्टिमेट करेंगे, किसी भी काम को एस्टिमेट करेंगे। आपका डिस्टेंस अज्यूम करूं मैं कि TSA से 30 मिनट्स की दूरी पर है, 2:30 बजे क्लास थी, तो आपने एक एस्टिमेट लगाया होगा, भाई 1:30 बजे निकल जाऊंगा, वहां पहुंच के नमाज पढ़ूंगा, या नमाज पढ़ के इधर रहूंगा, 2 बजे 2:30 बजे पहुंच जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल। आपने चीजों को क्या करना है? सबसे पहले एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने के बाद एक्शन करना है, इंप्लीमेंटेशन करनी है। रिजल्ट आएगा, अच्छा बुरा। अच्छा होगा तो आपने उसको मजीद बेहतर करना है, बुरा होगा तो बेहतर वैसे ही आपने उसको करना है, इवैल्यूएट। दिस इज ऑल पेपर मैनेजमेंट। सर, इस वक्त आप एस्टिमेटम कर रहे हो पैसों का। कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी एक्टिविटी होगी, उसमें खर्चा लगेगा। क्या लगेगा? और उस खर्चे को एडवांस में एस्टिमेट कर देने के प्रोसेस या अमल का जो नाम है, वो क्या नाम है? कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या है बेटा? वेरी मच सिंपल। कॉस्टिंग एक प्रोसेस है टू एस्टिमेट द कॉस्ट। साथ साथ लिखेंगे, एक्सक्यूज मी, बहुत सारी थ्योरी में आपको लिखवाऊंगा, बहुत सारी आपको लिखी हुई मिलेगी, क्वेश्चन एंड आंसर स्प्रेडशीट वगैरह पे भी करेंगे। एक्सक्यूज मी, लिखें, सारे लिखें। फास्टिंग डज नॉट मीन कि आप काम नहीं कर सकते, फास्टिंग इज नॉट एन एक्सक्यूज। अब सुनो, प्रोसेस, कॉस्टिंग क्या है? प्रोसेस है टू एस्टिमेट द कॉस्ट। ये लफ्ज क्या लिखा है? फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। सर जी हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। क्या एस्टिमेट करते हैं? कॉस्ट।
और हम जानते हैं कि हमारी कॉस्ट में कुछ कॉस्ट वो होती है, कुछ वो होती है। कुछ कॉस्ट क्या होती है बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट। और कुछ क्या होती है? डोंट वरी, इतने भी अभी हम बच्चे नहीं है कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में नहीं पता ना। मैं आपको ये बताऊंगा ना ये कोर्स का कोई हिस्सा है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि देयर इज अ डायरेक्ट कॉस्ट जिसके टोटल को आप प्राइम कॉस्ट कहते हो। क्या कहते हो? प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरहेड्स कहते हैं। अच्छा सर जी, ये जो आपके पास फ्यूचर एक्टिविटी है, आप बिजनेस टर्म्स में बात करो तो एक्टिविटी मुझे तो अभी 3 ही नजर आएंगी। एक तो नजर आ सकती है ट्रेड, एक क्या नजर आएगी? मैन्युफैक्चरिंग, और एक क्या नजर आएगी बेटा हमारे पास? सर्विसेज। हाँ या ना? यस और नो? तो कोई भी काम आप करोगे, चाहे आप तिजारत करो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे आप सर्विसेज दो, सर आपका खर्चा लगेगा। और खर्चे को पहले से एडवांस में लफ्ज क्या लिखा है ये बताइएगा? एस्टिमेट। और एक बात जहन में रखिएगा, जो भी एस्टिमेशंस होती है ना, वो आपके पास किसी ना किसी रिलायबल डाटा की बेस पर होती है। किस पर होती है बताइएगा? रिलायबल डाटा। और डाटा आपको कहां से मिलेगा? आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपको डाटा मिलेगा, जिसपे थोड़ा सा एतमाद होगा, यकीन होगा, उसको रिलायबल डाटा बोलेंगे। थोड़ी रिसर्च वर्किंग करके आपने अपने खर्चों को एस्टिमेट करना है, और खर्चों को एस्टिमेट कर देने के नाम को क्या बोलते हैं? बेसिक कॉस्टिंग बोलेंगे। सर हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल, क्या पढ़ा था? अच्छा, इसको मैं नाम लिख रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट। क्या नाम लिख रहा हूं? इस एक यूनिट को बनाने की जो मेरी कॉस्ट लगेगी, उसमें क्या क्या कॉस्ट आती है बताइएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनके टोटल को आपने क्या नाम दिया होता है? प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, सॉरी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्योंकि कुछ नॉन प्रोडक्शन भी होता है। नॉन प्रोडक्शन का मतलब जिसका मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक नहीं है, जैसे एडवर्टीजमेंट कर दी, उसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से नहीं, बेचने से उसका ताल्लुक नजर आ जाएगा। सर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जब आप ऐड करोगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जब आप ऐड करोगे, तो इस कॉस्ट को भी एक नाम दिया जाता है। इस कॉस्ट को कहते हैं या तो मार्जिनल कॉस्ट, या फिर आप इसको क्या बोलोगे बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल मींस वेरिएबल। उसके बाद आपने मजीद एक चीज ऐड करनी है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सर अब जो चीज आएगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइएगा? टोटल कॉस्ट। सवाल ये है यार, आप कॉस्टिंग करते क्यों हैं? बहुत बेसिक चीजें मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को लिखना लाजमी, एक्सक्यूज मी लिखिएगा, साथ साथ लिखें। ऐसा नहीं कि पहले मैं लिखूंगा, आप आराम से टेक लगा के पहले देखेंगे, फिर उसके बाद आप हाथ खोलेंगे, फिर पेन को कुड़ुच करेंगे और फिर आप लिखेंगे। नहीं, साथ साथ लिखो भाई, बी एक्टिव। नहीं, बी एक्टिव। सवाल, और भाई कॉस्टिंग करते क्यों? एक्सक्यूज मी, आंसर दीजिएगा, व्हाई डू यू डू कॉस्टिंग? सिंपल है। इधर एक्सक्यूज मी, ये देखिएगा, मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है, पेन है, मैं इसको मैन्युफैक्चर करके बेच रहा हूँ। क्या मैं कॉस्टिंग करूं, हाँ या ना? क्यों? अज्यूम कर रहा हूं इस तमाम टोटल का आंसर आ रहा है 250 रुपए की कॉस्ट आ रही है, क्या कर लूंगा मैं? दो बातें। सर पहले तो आप अपना खर्चा गिनो, आपकी जेब से खर्चा कितना जा रहा है? खर्चा कितना आ रहा है भाई? मैंने बोला यार 50 का मार्जिन रख के 300 का बेचता है, इसका मतलब वी डू कॉस्टिंग इन ऑर्डर टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस। सेकंड पॉइंट, वी डू कॉस्टिंग ताकि मुझे पता तो लगे मेरा खर्चा कितना है। अगली मैं, अच्छा फिर इसको मैं ना एनालाइज करूँ, देखो यही तो है। देखो एक्सक्यूज मी प्लीज, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ा, आपको बहुत इजी समझ में आएगा ये। मैनेजमेंट का काम क्या है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। क्या बोला? अभी खर्चा 250 रुपए का था, मैंने हिसाब किताब किया, मैनेजर को दिया, मैनेजर ने बोला यार हारिस भाई खर्चा तो ज्यादा है, कंट्रोल कर इस पे, अगली दफा थोड़ा कम कर रहे हैं। तो मेरा रुझान अब ये होगा कि यार 250 रुपए का आउटफ्लो यानी कि खर्चा हो रहा है। और कॉस्टिंग का स्टूडेंट कॉस्टिंग इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप इसको ना बाद में गौर फिक्र करोगे। क्या करोगे? गौर फिक्र, इंग्लिश में बोले सो यू हैव टू एनालाइज इट, कि कहाँ खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहाँ खर्चा कम हो रहा है। अगली दफा कॉस्ट पे कंट्रोल रखना है। कॉस्ट पे क्या रखना है? तो सर हम लोग जो कॉस्टिंग करते हैं ना, हम कॉस्टिंग क्यों करते हैं? ताकि सो दैट हम लोग क्यों करें बेटा बताइएगा? टू डिसाइड द व्हाट? सेलिंग प्राइस। हमने क्या चीज ऐड करनी है? प्रॉफिट ऐड करना है। सर आपने ना कॉस्ट को मॉनिटर भी करना है।
कॉस्ट को क्या करना है बेटा, मॉनिटर। और कॉस्ट को मॉनिटर करने के बाद आप अल्टीमेटम करोगे, कॉस्ट रिडक्शन की तरफ जाओगे। आप कॉस्ट को क्या करोगे जरा बताइएगा, कंट्रोल करोगे। यार खर्चों पे नजर, सिर्फ ये नहीं कि खर्चा एस्टिमेट करके बैठ गए, वो खर्चा ज्यादा भी तो हो सकता है ना, कम भी हो सकता है। कम होने का एक नुकसान है, क्वालिटी खराब हो जाएगी। शायद 30 रुपए की चीज थी इधर, अगर लॉन्ग टर्म विजन वाला मैनेजर होगा ना, 30 रुपए की चीज थी, मैंने उसको बोला सर मैंने 25 रुपए की चीज खरीदी है, तो लॉन्ग टर्म विजन वाला मैनेजर पता है क्या सबसे पहले सोचेगा, पैसे तो बचा लिए, क्वालिटी खराब ना हो गई हो, ये भी आपने चेक करना है। खर्चा ज्यादा है वो भी चेक करना है। सो पता ये लगा, मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग जो आपने काम किया और छोड़ दिया लावारिस की तरह। मैनेजमेंट इज समथिंग के काम करने के साथ साथ उसको क्या करना है, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करनी होती है। ऑनगोइंग क्या करनी होती है, मॉनिटरिंग। बहुत बच्चों वाली चीज है, प्लीज जरा साथ साथ लिखिएगा जल्दी से। इज इट डन? अच्छा अब देखो, मैं आपको बहुत बेसिक एक कैलकुलेशन बताने जा, नोट्स आप लोग के पास है, ठीक है? ऑनलाइन बच्चे बेटा, मैंने आप लोग को नोट्स सारे कंपाइल्ड जो है जो यूज करना है मैंने आपको भेज दिया है। देखो यहाँ पर है ना, आपके पास ये बहुत बेसिक्स लिखी हुई है। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। और मैं ये चाहूंगा कि पहले आप स्क्रीन पर तवज्जो दें, इधर एक्सक्यूज मी, स्क्रीन पर तवज्जो देंगे उसके बाद आपने आगे बात करनी है। देखें, अगर हेडिंग लिखिएगा अपने पास, मटेरियल्स वेस्टेज। अगर मैं, अच्छा इस वक्त पता है क्या मोटिव है, पहले ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। इस वक्त ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों ने मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, लेबर की नहीं निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा? अगर मैं आपसे बोलूं, बातें नहीं, एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपसे बोलूं एक यूनिट को बनाने के लिए, ये मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है, इस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे लेट से फॉर एग्जांपल 4 किलोग्राम की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 4 किलोग्राम की मुझे जरूरत है। और मुझे वेस्टेज को एस्टिमेट किया है, मतलब एस्टिमेशंस, कितना मुझे किलोग्राम्स चाहिए, आई नीड 4 किलोग्राम्स। और मेरी एस्टिमेशंस ये है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 4 किलोग्राम है। हो सकता है 1 किलोग्राम जाया हो जाए। 1 किलोग्राम क्या हो जाए? मुझे एक ऐसे ही लग रहा है मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे कि जो वेस्ट एक्सपेक्टेड है ना, वो कितना है जरा बताइएगा, 1 kg। अच्छा भाई ठीक है। अब आप मुझे बात बताएं, मुझे बाजार जाके कितना केजी परचेज करना चाहिए? 4 किलोग्राम, 5। चार्ट तो परचेज नहीं, मैनेजमेंट में ये भी है कि आपको वेस्टेज को भी फोरकास्ट करना है, उसको भी एडवांस में मैनेज करना है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नजर से। 4 किलोग्राम की जरूरत है और एक्सपेक्टेड वेस्ट है बेटा मेरा कितना, 1 kg। तब आप मुझे एक बात बताओ, बाजार से जाकर आप कितना परचेज करोगे? 5 kg आपने क्या करना है, परचेज करना है। मल्टीप्लाई बाय, अज्यूम कर रहा हूं कि पर केजी की जो कीमत है आपके पास, पर केजी की जो कीमत है दैट इज 3 पर केजी। तो सर अब जब मैं मार्केट जाऊंगा, 5 किलोग्राम खरीदूंगा, एस्टिमेशन के लिहाज से 1 किलोग्राम वेस्ट हो जाएगा, 4 किलोग्राम नेट मुझे बच जाएगा, ठीक है? लेकिन आपका खर्चा कितने पर हुआ, 5। और 5 किलो चाहिए, 1 किलो कितने का दिया भाई, 3 का। 5 3 जा 15, तो सर ये हो गया 15 क्या, पर यूनिट। तो दिस इज माय 15 पर यूनिट की जीएमपी कॉस्ट। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी। आपके पास पेज नंबर 1 में, आपके पास ये मैं पेज नंबर लिख रहा हूँ, साथ साथ जो जो कराऊंगा पेज नंबर लिखता रहूंगा ताकि आपको पता। पेज नंबर 1 में देर इज क्वेश्चन नंबर 1, और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि मुझे उसका जवाब दीजिए। बेशक रफ सॉल्व कर ले, लेकिन आई नीड आंसर।
और जब मैं कहूँ आई नीड आंसर तो यार गलत ही सही आंसर जरूर दिया करें। इसको सबसे पहले बेसिक चीजें आई नो कॉपी कर ले, बेसिक ही पढ़ना है आज। अच्छा यहाँ पर पता है कि यहाँ पर इसने आपको वेस्टेज किस फॉर्मेट में दे दिए, प्लीज मुझे आंसर बता दीजिएगा। अच्छा आगे मेरी बात सुने प्लीज, अगर किसी का आंसर पॉइंट्स में आता है ना तो राउंड ऑफ मत करना, 2 डिजिट्स पे बता देना। और अगर किसी का राउंड ऑफ नहीं आ रहा है तो वो फुल आंसर बताना। आई एम 100% श्योर आई विल रिसीव फ्यू रॉन्ग आंसर्स। आई एम श्योर, मुझे पता है। मुझे पता है ना F5, और अच्छा ये पता है ये कोई सवाल नहीं एग्जाम्पल है। F5 लेवल पे ये क्वेश्चन का पार्ट होता है बात समझ में। ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, बड़े पे ये एक क्वेश्चन का हिस्सा बन जाता है। तो मैं बहुत बच्चों वाले बेसिक से आपको बता रहा हूँ। बेटा आंसर मुझे बताइएगा। 74 पॉइंट, सही, बेहतरीन। हो गया सॉल्व। अब अच्छा लिसन, प्लीज कॉपी मत करना, इधर जरा ध्यान दीजिएगा। जब कहूं तब कॉपी करना, जब मना करूं तो नहीं। एक्सक्यूज मी, टू मेक 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इट नीड्स 13.5 किलोग्राम्स। और वेस्टेज जो है, वेस्टेज आपको कितनी नजर आ रही है बेटा? 10%। आगे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई है बेटा आपके पास? 5 पर किलोग्राम। व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट? आपने ना 10%, 10% किसको कंसीडर करना है आप? वेस्टेज को। एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा सा आपकी बात। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेरी ब्रेक थी ना, मैंने ले ली। अच्छा नाउ लिसन, एक्सक्यूज मी। बेटा आंसर आपके पास क्या है? 74.25। चले अब हम इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। अच्छा इस सवाल में आपके पास कितना है? 75। अच्छा देखो दो आंसर होंगे, 74.25 और 75। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, और डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर आपके पास गलत भी होगा। अच्छा मैं एक काम ये कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक चीज लिख रहा हूँ, प्लीज उसको ना आप स्टूडेंट्स कॉपी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैं गलत लिख रहा हूँ। देखो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल गिवन है बताना? 13.5 किलोग्राम की आपको क्या है? नीड है। तो आपने इसका लिया होगा 10%, हाँ या ना? बेटा मेरी बात सुनो, इसका 10% लेके ऐड करो, कितना आता है? 14.85 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपके पास आंसर आया होगा 74.25 पर यूनिट। ये आंसर है गलत, सही है।
ये इतनी बड़ी चवल मारी ना जिन्होंने ये आंसर किया हुआ है, सुनना जरा गौर से। देखो एक्सक्यूज मी, पॉइंट्स दर्श, इस तरह के सवाल में ऐसा होता ही नहीं है, और ये कोई सवाल नहीं है F5 लेवल पे, एक्सक्यूज मी बेटा, इट इज जस्ट द बेसिक, एक बड़े क्वेश्चन का ये एक हिस्सा होगा। सही है कैसे? देखिए वेरी मच सिंपल, बहुत इस तरह की चीजें मैं कभी किसी दौर में MA1 MA2 के बच्चों को बताता था। सुनो, एक चीज होती है इनपुट, इनपुट मींस परचेस करना, इनपुट का मतलब क्या है? परचेस करना। एक क्या होगा आपके पास? लॉस, यानी कि क्या है? वेस्ट। फिर होगा आपके पास क्या? आउटपुट। और ये जो आउटपुट होता है ना, ये दरअसल आपकी नीड होती है। ये क्या होती है? अब ऊपर वाली एग्जांपल आप बच्चों ने जिन्होंने लिखी है, आपको मैंने क्या कहा था, एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी से चेक करना, जो मैंने लिखा था 4 केजीज, एक्सक्यूज मी लिसन, 4 केजीज नीड है, 1 किलोग्राम का वेस्ट है, तो आपने उसको किया था ऐड। क्या किया था? देखो नीड का मतलब पता है क्या? नीड इज योर एंड रिजल्ट। नीड क्या है सर? वेस्टेज वगैरह माइनस करने के बाद, आई डू रिपीट अगेन, वेस्टेज वगैरह माइनस करने के बाद कितना आपको नीड आउटपुट है। सही, नीड इज द आउटपुट। अब लिसन, एक बात जहन में रखिएगा, ये जो परचेज होती है ना, ये आपके पास 100% होती है। परचेज होती है, क्या होती है? 100% इज द परचेज। अब आप अपने सवाल में बताएं कितना वेस्टेज है? 10%। वेस्टेज कितना हो गया? और सॉरी, वेस्टेज के बाद कितना हो गया? 90%। इसका मतलब पता है क्या? आप अपने नोट्स पे आइएगा बच्चों, इसका मतलब ये क्या लिखा है? कहाँ गया? इट नीड्स, इट नीड्स का मतलब ये है, ये 13.5 10% वेस्टेज के बाद आपको जरूरत है। खरीदारी करना इज ऑलवेज 100%। आई डू रिपीट, परचेस करना क्या होगा? 100% होगा। लिसन बेटा, ये जो है ना, ये है आपके पास आफ्टर 10% वेस्ट। आफ्टर 10% क्या है बेटा? वेस्ट। इसका मतलब अगर ये 10% वेस्ट के बाद है, तो ये 13.5, आई मीन 13.5, खुद कितना परसेंट है बताना? 90%। इधर देखो बच्चों वाले अंदाज में मैंने लिखा, सर ये है आपके पास 90% के आगे मैंने केजीज लिख दिया, तो कितना था? 13.5 केजीज। अब सुनो मेरी बात इधर, मैथमेटिक्स का उसूल, जिस जगह होते हैं डिवाइड करते हैं, जहां जाना है वो मल्टीप्लाई। आप हो 90% पे एंड यू नीड 100%, तो व्हाट विल गोना हैपन, एक्सक्यूज मी, आप लोगे 13.5 डिवाइडेड बाय 90% मल्टीप्लाई बाय 100%। इसका जो आंसर आएगा ना बेटा, इसका आंसर कितना आएगा? 15। मेरी बात सुनो, जब बातचीत नहीं प्लीज। 13.5 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया बेटा आपके पास? 15। लिसन, अब आप मार्केट में जाकर कितना परचेस करोगे? 15 किलोग्राम। तो सर ये हो गया आपके पास इनपुट परचेस। क्या हो गया? देखो इनपुट परचेस का मतलब आप बाजार जाके जो खरीदोगे वो कंपनी में इनपुट करोगे, प्रोसेसिंग में वेस्ट होगा। इधर देखना, एक्सक्यूज मी, प्रोसेसिंग में क्या होगा? और फिर नेट मुझको चाहिए 13.5 एंड दैट्स 90%। तो अब ये इसका आंसर कितना है बेटा, बताइएगा जरा। नहीं नहीं, ये कितना था? 15 केजी मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर कितना हो गया? 75 पर यूनिट। अगर कोई राउंड ऑफ करके भी आंसर 75 लेगा तो वो तरीका गलत है। क्या गलत है बेटा? आप लोग MA1 नहीं पढ़े, MA1 के बच्चों को इस तरह की मिसाल में मैं पढ़ाता था। मेरी बात सुनो, ये आपके पास एक बड़े सवाल का हिस्सा है, सो दैट बिकम्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन। सर यहां पर आपके पास जो आंसर आया है, यहाँ जो आंसर आया दैट इज व्हाट? 75। और ये 75 क्या आपके पास पर यूनिट है? 75 क्या है? पर यूनिट मटेरियल की कीमत है। प्लीज जरा इसको कॉपी कीजिएगा। सेवेंटी फाइव इज माई पर यूनिट की मटेरियल की कॉस्ट। ये बात समझ में आई? एक्सक्यूज मी, तो ये वेस्टेजेस के बाद एक बात जहन में रखना, कभी भी ऐसा लिखा होता है ना, ये आपके पास मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, ये लफ्ज लिखा होता है ना आपके पास, इट नीड्स, इट टेक्स, इट रिक्वायर्स, इतना किलोग्राम, इतना चीजें, इट नीड्स, इट टेक्स, इट रिक्वायर्स। इधर सुनो, ये जो भी चीजें होंगी
ये सब होंगी आपके पास क्या आफ्टर द, जी बेटा ये सब, ये जो चीजें लिखी होती है, इट नीड्स इतना किलोग्राम, इट नीड्स, इट रिक्वायर्स, इट टेक्स, ये सब क्या है आफ्टर द लॉस, ये सब लॉस के बाद है। और लॉस का मतलब होता है कि जो इनपुट हो रहा है ना, एक्सक्यूज मी, जो क्या हो रहा है आपके पास, दैट्स 100%। यहां तक बात समझ में आई? एक्सक्यूज मी, अगेन आई एम सेइंग एक्सक्यूज मी, ये बेसिक एग्जांपल मैं इंटेंशनली रखता हूं क्योंकि थोड़े टाइम के बाद आप ये कॉस्टिंग पढ़ रहे होते हो और आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करना जरूरी है। तो अब क्या है आपके पास, 15 किलोग्राम आपने जाके बाजार से परचेज करना है। 1 किलोग्राम कितने का, मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। जी ये रखा है तो रोजा रहा है तो, अच्छा जी, इट नीड्स, इट टेक्स, इट रिक्वायर्स, ये हो गया बेटा आपके पास आफ्टर द लॉस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी, इज इट डन? अच्छा, सेम चीज जो है ना वो आपके पास रेप्लीकेट होगी फॉर द लेबर, फॉर द लेबर। और लेबर का वेस्टेज क्या होता है? आइडल टाइम। क्या होता है भाई? आइडल टाइम। अपने पास अब जरा एक हेडिंग लिख लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, लेबर का आइडल टाइम। ओके, अल्लाह करे अच्छे नंबर से पास हो जाए। अच्छा जी बेटा, लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट में आपके पास आता है क्या बेटा? आइडल टाइम। अब सुनो एक्सक्यूज मी, आइडल टाइम वो टाइम होता है जिसमें एम्प्लॉय कोई काम नहीं कर रहा लेकिन फिर भी आपको उसकी पेमेंट बेयर करनी है, आपको पेमेंट देनी है। तो आपके पास जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय इज डूइंग नथिंग बट स्टिल बीइंग पेड, बट स्टिल बीइंग पेड। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं एक्सक्यूज मी, द सेम काइंड ऑफ कैलकुलेशन विल बी फॉलोड, सही है। अब आपके पास क्या है, 100%, 100% आपके पास एक टाइम है जिसको आपको वर्कर को क्या करना है बताइएगा, पेमेंट करनी है। सर इसके अंदर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके पास लेट से 10% आइडल है जिसमें एम्प्लॉय कोई काम नहीं कर रहा, और 90% इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो एक्टिव टाइम कह लो या तो प्रोडक्टिव टाइम कह लो, हाँ या ना। सो दिस इज व्हाट योर 100% एंड इसकी वो होगी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल क्या है, एक्सक्यूज मी, मुझे एक बात बताओ, इट नीड्स 15 आवर्स, एज्यूम कर रहा हूं इट नीड्स 15 आवर्स, तो ये 15 आवर्स खुद कितना परसेंट है? 90%। सिंपल किया ना यार, इट नीड्स, इट टेक्स, इट रिक्वायर्स, ये क्या है हमेशा आफ्टर द लॉस। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने उसी फॉर्मेट में करना भी है, वो बच्चों वाले तरीके से कॉलम नहीं बनाना भाई, आप F5 का पेपर दे रहे हो, ये तो बेसिक आपको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सॉरी रिवाइज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग नहीं। अब क्या लिखा है यहाँ पर आपके पास, नंबर 2, एक्सक्यूज मी बेटा, नंबर 2, to make 1 unit of the product it requires 19 hours। मुझे एक बात बताओ, it requires 19 hours, ये क्या है, कितना परसेंट है ये? 95%। अब आप ये नहीं कर सकते, सुनो, ये जो अगर किसी बच्चे ने 19 आवर्स का 5% लिया तो पता है क्या प्रॉब्लम हुई है, आपने को टेक्निकली 19 घंटे को 100% अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है? जो कि गलत है, अबे भाई ये 100% नहीं है, ये खुद कितना है। तो जिन बच्चों ने, कोई बात नहीं, इट्स मिस्टेक, आप मिस्टेक करेंगे तो सीखेंगे, जिन बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन में 13.5 को प्लस किया था, वेस्टेज वट जो भी थी, ठीक है, तो उन्होंने 13.5 को कितना परसेंट अज्यूम कर लिया था, जबकि वो खुद कितना है, 90%। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अब यहां पे आपके पास बेटा ये 19 घंटे, और एक्सपेक्टेड आइडल टाइम कितना बताइएगा, 5%। आगे बस वही है भाई, कितना आंसर आ रहा है,
60। देखिए कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है एग्जामिनेबल। सर आपके पास जो 19 आवर्स हैं, ये कितना है बेटा? इट इज 95%, यानी कि आफ्टर 5% क्या आइडल टाइम इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा एक्सक्यूज मी, ये जो भी आंसर आ रहा है 20 घंटे आ रहा होगा, ये तुम्हारे पास है टोटल आवर्स। क्या है? टोटल मतलब पेएबल आवर्स होंगे आपके पास, सही है? तो मल्टीप्लाई बाय कितना है, रेट कितना था? 60 पर यूनिट हो गया। जल्दी से इसको सॉल्व कर ले, बच्चों वाली चीज है, जरा जल्दी से प्लीज। अच्छा ये अटेंडेंस शीट कहाँ है? हो गई है? बॉयज की अटेंडेंस शीट कहाँ है? शुरू नहीं किया? अब कर लो। गर्ल्स ने एक्सक्यूज मी, यहाँ पे सारी हो गई अटेंडेंस, ठीक है कर लो जरा वो जल्दी से। जी बेटा, इज इट डन? एक्सक्यूज मी, इज इट डन? ओके। अच्छा जी, अब आ जाए, एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने बेटा MA1 MA2 F2 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था हाई लो मेथड, क्या पढ़ा था? अच्छा, F5 लेवल पर मैं आपको बता दूं, हाई लो मेथड कैन बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और हाई लो मेथड कैन इवन बी एग्जामिन्ड एज अ सिंगल MCQ। ठीक है, लेकिन वो अगेन उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा को भी आपको पता चल जाएगा, इसमें मैंने रखे हुए हैंडआउट्स में। एक हेडिंग लिखिएगा बेटा, सबसे पहला पॉइंट हाई लो मेथड की। अच्छा देखो, मैं जो जो बच्चों वाली थ्योरी भी लिख रहा हूँ, प्लीज अपने पास थ्योरी लिखना। आपको भी पता है कि पेपर में थ्योरी आती है, ठीक है, टाइप करने को भी आएगी और MCQs में भी आएंगी। अच्छा, हाई लो मेथड क्या चीज है? सबसे पहला पॉइंट, ये मेथड है क्या, वो बाद में बात करेंगे। सर ये जो आपके पास अप्लाई होता है, इट इज अप्लाइड ऑन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जी बेटा, कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि इसमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। कोई बच्चों वाली मिसाल, एक सेलमैन की सैलरी, उसको फिक्स सैलरी भी दे रहे हैं और कमीशन भी दे रहे हैं, कमीशन इज अ वेरिएबल, राइट? अच्छा, अब पॉइंट क्या होगा, एक्सक्यूज मी, हाई लो मेथड करता क्या है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक्सक्यूज मी, लेट्स से सपोज आपके पास 150,000 लिखी है, सर इसमें फिक्स कॉस्ट भी है और मुझे नहीं पता कितना पोर्शन फिक्स है कितना वेरिएबल है, हमें नहीं पता। तो हाई लो मेथड क्या काम करता है? हाई लो मेथड जो है ना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पास के दो एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट करता है। पास्ट के कितने एक्टिविटी? सर दो, कब तक? हमारे पास तो 20 साल की हिस्ट्री है। नहीं, आप फॉर द गिवन टाइम पीरियड ले आओ, मैंने कहा पिछले 5 साल। अब पिछले 5 साल में एक हाईएस्ट एक्टिविटी और एक लोवेस्ट एक्टिविटी मैंने सेलेक्ट करनी है। सर पिछले 3 साल, तो वो एक गिवन टाइम फ्रेमवर्क जो है ना,
एक बात जहन में रखना, फोरकास्टिंग हमारा टॉपिक है। फोरकास्टिंग क्या है? जितना पुराना डाटा यूज करोगे उतना ऑब्सोलीट होने के चांसेस ज्यादा है, हाँ या ना? यार मैं आज 2025 में 2026 की प्रेडिक्शन करने के लिए 2018 का 19 का डाटा यूज नहीं कर सकता। वो प्री कोविड था, वो पोस्ट कोविड था, बहुत सारी चीजें, सर्कमस्टेंसेस गॉट चेंज्ड, सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम द थिंग्स व्हिच इज गेटिंग रिवाइज्ड। तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा पुराना डाटा भी मैंने यूज नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब आप इधर आ जाओ, हाइलो मेथड में क्या है भाई, अप्लाई किस पर हो रहा है पहले ये बताइएगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये करता क्या है सर? ये सेपरेट करता है। ये क्या करता है बेटा? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। कहां से बेटा? पास्ट डाटा में से। कहां से? पास्ट डाटा में से ये सेपरेट करता है फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट। और फिर उसके बाद बेटा आपके पास फिक्स कॉस्ट भी आती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। आई डू रिपीट, अज्यूम कर रहा हूं फिक्स कॉस्ट आई है 25,000। कितनी आई है? 25,000। और वेरिएबल कॉस्ट है 20 पर यूनिट। सर 25,000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपए की, ये कहां से मैंने सेपरेट किया जरा ये बताना। और मैं इन्हीं डाटा को यूज करके फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट करूंगा। क्या करूंगा? जिसका फायदा भी है नुकसान भी है। मैं थ्योरी खैर अभी नहीं लिखवाता, पहले जरा कॉन्सेप्ट लेके ये कैलकुलेशन करते हैं। लिखवा नहीं रहा, लेकिन सुनिए, आसानी क्या है? डाटा अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? पास डाटा को जरा गौर करना, डाटा अवेलेबल है। और फिर मैं इनकी बुनियाद पे मैं क्या चीज एस्टिमेट करूंगा बेटा? एंड एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। बेटा क्या ये हाइलो मेथड यूज करने का कोई फायदा है? थिंक प्रैक्टिकली, प्लीज ये किताबी बातें नहीं करना। फायदा है नुकसान है? दोनों है। फायदा क्या है? इजी है, डाटा मिल जाता है, आप एस्टिमेट कर लेते हो। नुकसान भी है। नुकसान क्या है? ये ये किधर से खुरेद रहे हो तुम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट गुज़िश्ता पास के 3 साल में? तो क्या जरूरी है जो लास्ट ईयर हुआ था वही रिपीट हो? नहीं ना। तो पास डाटा कैन बी यूज बट इट इज नॉट ऑलवेज रिलायबल फॉर द फ्यूचर एस्टिमेशंस। ठीक है। अब होता क्या है, आपने बेटा दो किस्म की एक्टिविटीज लेनी है। दो किस्म की आपने क्या लेनी है बेटा? एक्टिविटीज। एक कौन सी लोगे बेटा? पास डेटा में कौन सी है जरा बताइएगा? एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट। आपने कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या कैलकुलेट करना है? इधर सुनिएगा, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट वेट, कॉपी बाद में, ध्यान से सुनो। कितनी एक्टिविटीज सेलेक्ट की है? 2। इधर सुनो वर्बली, एक्सक्यूज मी। लोवेस्ट 1000 यूनिट्स है, हाईएस्ट 5000 है। ठीक है। उनकी कोई ना कोई कॉस्ट भी तो होगी ना, और वो कॉस्ट टोटल कॉस्ट है। क्या है? हाई लो मेथड में आप निकालोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बहुत आसान है। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऊपर यूनिट्स नीचे। तो आपने ऊपर रखना है टोटल कॉस्ट। अच्छा बेटा इसको आप टोटल कॉस्ट कहते हो, क्या कहते हो? व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट में क्या शामिल होता है? वेरिएबल फिक्स दोनों। तो सबसे पहले आप लोगे टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी, माइनस करोगे टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी। मेरी बात सुनो, आपने सबसे पहले डिफरेंस लिया कॉस्ट का। किसका डिफरेंस लिया? कॉस्ट ऊपर यूनिट्स नीचे, कॉस्ट पर यूनिट। और डिवाइड में आप क्या रखोगे बेटा? हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। सही है। अब आपने जब इसको किया तो आपके पास क्या चीज आ गई बेटा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा फिर इसमें बेटा आपके पास एक और चीज आती है, एंड दैट इज टोटल कॉस्ट। मुझे एक बात ये बताओ, टोटल कॉस्ट में क्या चीज आती है आपके पास? सबसे पहले आती है आपके पास फिक्स कॉस्ट, उसके बाद क्या चीज ऐड होती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले तो मैं यहां पर लिख दूंगा आपके पास फिक्स कॉस्ट। मैं आपके पास सबसे पहले क्या लिख दूंगा? फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले मैं लिख दूंगा बेटा इसमें फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये आपके पास हो जाएगी क्या? वेरिएबल कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट हो गई, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है। तो दैट्स योर टोटल कॉस्ट।
आपने जो भी काम करना है वो किस एक्टिविटी लेवल के ऊपर काम करना है, एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट। कॉपी कीजिए जरा जल्दी से इसे। भाई थ्योरी भी आपके पेपर पीएम का हिस्सा है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। मैं उसको पढ़ाने के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता आपको गाइड कर दूंगा। पहले इसको जल्दी से कॉपी करें। जी एक्सक्यूज मी, डन। बेटा एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 3 पर जरा आ जाए सारे स्टूडेंट्स। अच्छा जी, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर जरा आए। इस पे मैं चाहता हूँ एक बार जरा क्वेश्चन को रीड कर लें प्लीज। सॉल्व नहीं कीजिएगा, सॉल्व साथ करेंगे, सिर्फ रीड कर लीजिएगा। जी रीड हो गया। अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने दरम्यान वाली एक्टिविटी को क्रॉस करके इग्नोर कर दिया। एक्सक्यूज मी, बेटा ये एक्टिविटी लेवल पर आ जाओ। दिस इज माई दी लोवेस्ट और ये मेरे पास दी हाईएस्ट। यस और नो? सर ये हमारे पास एक्टिविटी लेवल आ गई है, हाईएस्ट और लोएस्ट, और ये कौन सी कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट है। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या लिखा है? वन एक्टिविटी, अच्छा इसको बाद में बात करते हैं, नीचे वाली लाइन को छोड़ दो। जब हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी मिल गई, देखो 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन हो गई। नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, क्या निकालना है? नंबर 3 पे फिक्स कॉस्ट निकालनी है। नंबर 4 पे एस्टिमेशंस करनी है। ठीक है, अब F2 बच्चों वाला तो है नहीं, मैं आपको 4 स्टेप्स लिखा दूं, आपको जहन में एक सर्वी कॉल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। मैं बेटा सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की तरफ जा रहा हूँ। प्लीज मुझे जरा हाईएस्ट वाली अमाउंट बताइएगा। 216,300 माइनस 195, हाँ 230 डिवाइडेड बाय 22,900 माइनस 90। मेरी बात, अच्छा ये आपके पास आई। ये जो अमाउंट गिवन है, एक्सक्यूज मी बेटा, ये टोटल अमाउंट है। कौन सी अमाउंट है? टोटल अमाउंट है। डिवाइड किया आप लोगों ने, कितना आंसर आ रहा है? 7। बेटा ये जो आपके पास $7 पर यूनिट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हाँ या ना? तो ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड्स, वो ये चीजें हैं। ठीक है, यानी कि इस साथ में क्या क्या चीजें शामिल होंगी आपके पास? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड्स भी शामिल हो सकते हैं। ये सर हाँ या ना? बेटा ये कौन सी कॉस्ट आ गई? वेरिएबल कॉस्ट। अब आपके पास अब आपके पास नेक्स्ट कौन सी कॉस्ट निकालनी है? फिक्स कॉस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक्सक्यूज मी, आपकी मर्जी है, एक्सक्यूज मी, चाहे आप
हाईएस्ट वाली एक्टिविटी ले लो या लोवेस्ट, या इधर मेरी बात सुनो, इधर कैलकुलेटर खोलो 1 मिनट, ये क्या बच्चों वाली चीज है, कैलकुलेटर खोलो इधर, हाँ मोबाइल में खोल ले भाई, इधर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है वेरिएबल, 7 है ना, मेरी बात सुनो, 7 को 19890 से मल्टीप्लाई करो, बस 1 मिनट रुकना। ओ भाई 7 क्या है वेरिएबल कॉस्ट, तूने किसी भी यूनिट से मल्टीप्लाई किया 19,890 से, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कितनी है 1,139 जो भी आ रही है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और इस एक्टिविटी में टोटल खर्चा कितना हुआ था 195, माइनस करो, डिफरेंस फिक्स कॉस्ट है आपके पास, ठीक है। लेकिन मैं उसको बच्चों वाले अंदाज में लिखूंगा। बेटा यहां पर मुझे लिखना है सेलेक्टिंग एनी एक्टिविटी, सेलेक्टिंग व्हाट, एनी एक्टिविटी, एक्सक्यूज मी। बेटा जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं लोवेस्ट, मेरी मर्जी, आप हाईएस्ट सेलेक्ट कर लो। तो सर यहां पर आपके पास टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एक्सक्यूज मी, मैंने लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल लिया और टीसी कितना था इसमें आपके पास 195,230, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा 7,19890, यस और नो। तो 195,230 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस मल्टीप्लाई करो कितना 19, बता दो, वो कसम से लिखा है, मल्टीप्लाई करके बताना, मल्टीप्लाई करके बता दो ना, 2, अच्छा वो ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा 56,000। मेरी बात सुनो, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, हेलो बेटा इधर जरा ध्यान देना, कितने आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी है इधर 56,000 को मैं नाम दूंगा कॉमन फिक्स कॉस्ट का, किसका, कॉमन फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है बेटा, कॉमन फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी लेवल हो, फिक्स कॉस्ट सब में 56,000 तो होगी ही होगी। लेकिन आपके इस सवाल में, आपके इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब एक्टिविटी लेवल एक्सीड करेगा, क्या करेगा 23,800 यूनिट को जब आपकी एक्टिविटी लेवल क्रॉस करेगी, एक्सीड करेगी, तो कौन सी कॉस्ट आएगी, स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी 7,800। अच्छा दोबारा से 7,800 की पता है ना स्टेप फिक्स कॉस्ट कब आएगी, लेकिन 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 एक्सक्यूज मी, स्टेप का मतलब ये कि बेसिक फिक्स कॉस्ट तो रहेगी ना 50, तो 56,000 को मैंने क्या नाम दे दिया कॉमन फिक्स कॉस्ट का, हर जगह पे कॉमन है। अब इस सवाल में आ जाओ, यूजिंग हाई लो मेथड कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, क्या कैलकुलेट करना बताइएगा, एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 29,900 यूनिट्स। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है 23,800 से, ठीक है, हाँ तो मैंने ठीक ही कहा है। तो अब जरा देखिए, एक्सक्यूज मी, अब हमने क्या चीज एस्टिमेट करनी है, टोटल कॉस्ट एस्टिमेट फॉर, जी बेटा कितने यूनिट्स 29,900 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन है हमारे पास। बेटा इधर टोटल कॉस्ट, इसमें इसमें फिक्स कॉस्ट होगी, हाँ या ना, क्या होगी फिक्स कॉस्ट, लेकिन इसमें वो भी होगी स्टेप फिक्स कॉस्ट, और फिर क्या होगा बेटा वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, हाँ या ना भाई, हाँ या ना भाई, जवाब दे दो जोर से, हाँ सर हाँ ऐसे तो लगे आप लोग पढ़ रहे हैं यार, हाँ ओके, बड़ी खुशी हुई, ज्यादा पढ़ा, ठीक है ओके। 56,000 स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी थी 7,800, मैं दे देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, हाँ हाँ बेटा कॉस्ट कितनी है 7 मल्टीप्लाई बाय 29, 20, नहीं तो ऐड ही करेंगे ना, और क्या करेंगे, सब आंसर कितना आ रहा है, पक्का, ऑप्शन क्या था, तो यही तो करना था और क्या।
इट्स इजी। क्या बोलोगे? इजी, इजी इजी, वेरी इजी। इसमें मुश्किल क्या था? हाँ, यार वो अटेंडेंस शीट कहाँ है? एक्सक्यूज मी, अटेंडेंस शीट पहुंच गई वहां पे? ये लो बेटा, क्वेश्चन एक बार डिस्प्ले कर लेता हूँ, आप पिक्चर ले लो क्वेश्चन की। लेकिन मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नोट्स पूरे सारे शेयर किए हुए पहले से। ओके, वेलकम। ये लास्ट में है ना अटेंडेंस? हाँ चलो ठीक है। अच्छा बात सुनो, एक्सक्यूज मी, बच्चों इधर, यहीं तक अभी है। आप मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज मी, हमारे 4 डेज क्लासेस हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। आज क्या है? यानी कि कल क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास कब है? थर्सडे, सेम टाइमिंग यहाँ पे 2:30 पे। लिसन, हेलो, आपके पास अगले जो 2 क्वेश्चंस हैं, 4 और 5, डोंट ट्राई दिस एट होम। इसको घर पे आपने ट्राई नहीं करना। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करके परसों आ जाइएगा, ठीक है? बाय बाय। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे हो गया, सो गाइस कैन लीव। ठीक है, थर्सडे को सेम टाइमिंग पे 2:30, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ये हो गया, कॉपी हो गया? ओके, वेलकम, अल्लाह हाफिज।